Welcome to P. Agarwal editorials. So the first topic for today is bridging the gap, medical oxygen access gap in Southeast Asia. तो बेसिकली हमने क्या देखा है कि हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी क्रूशियल है। अगर हम पल पल सांस ले पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन ही है सब कुछ। और फिर जो मेडिसिनल ऑक्सीजन है वो जब ज़रूरत के टाइम पे, जैसे कोविड वगैरह के टाइम पे या यूजुअली भी, वो एक इरिप्लेसेबल हो जाती है। ओवर 5 बिलियन पीपल ऐसे हैं ग्लोबली जिनके पास अफोर्डेबल, सेफ और क्वालिटी मेडिकल ऑक्सीजन का एक्सेस ही नहीं है। करंट क्राइसिस क्या है कि जो साउथ एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक जो है उसमें हाईएस्ट अनमेट ऑक्सीजन नीड्स हैं, जैसे कि साउथ एशिया में 78% और ईस्ट एशिया पैसिफिक में 74% कवरेज गैप्स हैं। और कोविड-19 के टाइम पे हमें ये वाली वीकनेसेस काफ़ी देखने मिली कि लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन के जो सप्लाई सिस्टम्स थे वो सब हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते थे लोगों को। इवन इंडिया में भी कई लोगों ने तो स्टॉक्स इसके भी करने शुरू कर दिए थे कि जिनके फैमिली मेम्बर्स को हुआ था उन्होंने बाहर से मंगवा के अपने पास रखना शुरू कर दिया था। तो जो ये चीज़ें ये हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी कोविड-19 के टाइम पे, इवन इंडिया में भी। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस हो रही है। बैरियर्स टू एक्सेस, तो प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि इधर कंट्रीज में मिल क्यों नहीं पा रही हैं। एक तो इक्विपमेंट का लैक है। 54% हॉस्पिटल्स में पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं सिर्फ। 58% में मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबल है। फिर हाई कॉस्ट, हमें मतलब ऑलमोस्ट $6.8 बिलियन नीडेड है कि हम ग्लोबली जो ये बैरियर है ब्रिज कर सकें इस गैप को, जो भी मेडिकल ऑक्सीजन का आ रहा है। और सिर्फ साउथ एशिया के लिए ही हमें $2.6 बिलियन चाहिए। फिर स्किल प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है, इनफ इंजीनियर्स नहीं है उसको इंस्टॉल करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए उनकी। फिर एनर्जी इश्यूज काफ़ी आते हैं, जो पावर कट्स हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई को डिसरप्ट कर देते हैं। सोलर पावर जो है वो एक सॉल्यूशन तो देती है, बट वैसे यूजुअली जो पावर कट्स हैं उनसे खराब प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट नीड्स टू बी डन, तो करने की क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही है, टेक्नीशियंस को ट्रेन करने की ज़रूरत है। फिर जो यूजुअली जो अकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो इनको लो कॉस्ट में प्रिपेयर करने की कोशिश करें, इंडिजियसली प्रिपेयर करने की कोशिश करें। प्रमोट करें हम इनोवेशन की, पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट्स हो, सोलर पावर सिस्टम, बूस्टर पम्प्स, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कि ऑक्सीजन को मॉनिटर यूसेज, उनकी ऑक्सीजन यूसेज को रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे हैं, डाटा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कितना डिमांड होगा और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन की जा रही है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो गवर्नमेंट का काम है कि वो ऑक्सीजन एक्सेस को इंटीग्रेट करे हेल्थ केयर और इमरजेंसी प्लान्स के साथ। प्राइवेट सेक्टर लोकल मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे, सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करे। तो हर एक स्टेक होल्डर को, मतलब हर एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को उस चीज़ में हेल्प करनी पड़ेगी, तभी हम एक ओवरऑल इफेक्टिव सॉल्यूशन ला सकते हैं। अब गवर्नमेंट इसको अगर हेल्थ केयर इमरजेंसी प्लान्स में ही इंटीग्रेट कर देगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा हमें बेटर मिलेगा कि मेडिकल ऑक्सीजन को लोग ज़्यादा बनाएंगे, और उसको एकेडमिक इंस्टीट्यूट भी सोचेंगे कि हाँ उसे लो कॉस्ट में उसके स्केलेबल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए कोशिश करी जाए, ताकि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए ईज़ हो। फिर ग्लोबल एजेंसीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए फंडिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट पोस्ट कोविड पोस्ट कोविड भी, ताकि आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए इन कंट्रीज़ में भी। प्राइवेट सेक्टर, मतलब एक बार अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स ने एक लो कॉस्ट या स्केलेबल कोई सॉल्यूशन बना दिया तो प्राइवेट सेक्टर की, हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग में और ऑप्टिमाइज करने में सप्लाई चेन उसमें अच्छे होते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह में प्राइवेट सेक्टर काम करे। WHO सपोर्ट एंड टूल्स, तो एक्सेस टू मेडिकल ऑक्सीजन रेजोल्यूशन, तो एक रोड मैप था गवर्नमेंट के लिए टू एक्ट बाय 2026, 2028, 2030 कि इसमें सारे लोग अपनी रिपोर्ट्स देंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस ट्रैक करी जाएगी। ऑक्सीजन स्कोर कार्ड टू ट्रैक कंट्री वाइज प्रोग्रेस एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो कोर मैसेज यही है कि जो ऑक्सीजन है वो एक राइट है, एक प्रिविलेज के तौर पे नहीं है।
तो हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए कि जब क्राइसिस का टाइम आए तभी हम सोचें कि हाँ, हम ऑक्सीजन सप्लाई का कुछ करें और उसको बनाएं, तब थोड़ी बनाने बैठेंगे जब प्रॉब्लम आएगी। तो लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, ना कि रिएक्टिव सॉल्यूशंस की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ऑक्सीजन इकोसिस्टम्स में, तो वो टाइम अब है कि हम अब इस वक्त इनोवेशन पे ध्यान दे सकते हैं कि हाँ, हम ये चीज़ इस तरह बना लें, तभी वो चीज़ें बाद में जाके काम आ सकेंगी। इंट्रोस्पेक्टिंग काउंटर टेररिज्म आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि मतलब जैसे हमें पता है पहलगाम में अटैक हुआ, या फिर आगे भी जो पाकिस्तान बैक टेरर होती रही है, तो आगे भी जो अटैक्स होते रहे हैं उनमें हम ठीक है ये देख लेते हैं कि फॉरेन टेररिज्म हो रहा है, पर हम थोड़ा ध्यान ये भी दें कि हाँ, इंटरनल टेररिज्म भी, मतलब हमारे खुद के लोग भी उनके साथ मिलते हैं, लोकल लोग भी उनके साथ कई बार कुछ कुछ होते हैं, या फिर उन्हीं के भेजे गए या कुछ भी मार्जिनलाइजेशन के कारण, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होने के कारण, या जो भी कारण रहा, तो उसके रिलेटेड इसमें बात करी गई है। तो हमें पता है पहले पहलगाम का अटैक हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा गया। तो मेन कंसर्न यही रहा है कि ऑल्दो वाइल मिलिट्री हमारा स्ट्रांग रहा, पर जो स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म पे, वो एज सच कुछ हमें नहीं देखने को मिल पाता, क्योंकि आगे भी होते रहे हैं, आगे भी रिटेलिएशन हुई हैं, पर क्या फ़ायदा हुआ। मिसप्लेस्ड फोकस इन पब्लिक डिस्कोर्स। जो काफ़ी सारी डिस्कशंस हैं वो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री रिस्पॉन्स पे चल रही हैं, पर लेकिन हम इंटरनल टेररिज्म डायनेमिक जो JNK में है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे ग्रीवियंसेस, उनकी आइडेंटिटी, पॉलिटिकल एलियनाइजेशन। तो रियल फोकस हमारा कश्मीरीज को जीतने पे होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को हराने पे। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ टेररिज्म इन JNK। तो जो पाकिस्तान है वो एक मेजर प्लेयर है कि वो टेररिज्म को बढ़ाता है, पर लेकिन लोकल फैक्टर जैसे कि मार्जिनलाइजेशन, या उनके साथ जो रिप्रेशन हुआ, उनको आइडेंटिटी नहीं अपनी फील होती कि ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं, तो वो भी रेडिकलाइजेशन लाती है। फिर पोस्ट 1989 से जो फोकस है वो हमने फॉरेन टेररिज्म की तरफ कर लिया, और लोकल सपोर्ट जबकि क्रूशियल रहती है उस पर ध्यान ही नहीं गया कि लोकल सपोर्ट भी उन्हें मिल सकती है। तो एक मिक्सड एक्सटर्नल सपोर्ट और इंटरनल वल्नरेबिलिटीज जो है वो एक टेररिज्म को हार्डर बना देती हैं सॉल्व करने के लिए। अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस। तो फर्टिलिटीज तो ड्रॉप हुई हैं 2001 से 2024 तक, पर रीजंस प्रोग्रेस के चलो अच्छा रहे हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी थी, लोकल आउटरीच, रिड्यूस पाकिस्तानी कैपेबिलिटी। पर इन सब सक्सेस के बाद भी जो चैलेंज अभी भी यही है कि मोमेंटम जो है वो कम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अनडेटर्ड एटीट्यूड। जो पास्ट मिलिट्री एक्शन इतने सब करे 2016 में बालाकोट स्ट्राइक्स, उसके बाद फिर पोस्ट सिंदूर, पाकिस्तान अपनी विक्ट्री तो भी क्लेम करी जा रहा है अपनी मिलिट्री को नेशनलिज्म बूस्ट करने के लिए। तो डेटरेंस रिमेन्स डिफिकल्ट, वो बैकआउट करने को तैयार ही नहीं है अपना टेररिज्म के उससे। लोकल टेररिज्म स्टिल अ रिस्क। While local terrorist participation has reduced since Burhan Wani era, they still support foreign terrorists, security gaps को exploit करना in regions like Jammu। फिर न्यू टेरर ग्रुप्स जो हैं वो बनते जा रहे हैं, फिर जो न्यू टेरर ग्रुप्स के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, पर फिर भी उनको लोकल सपोर्ट की तो चलो ज़रूरत पड़ती ही है। ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज़ वीकन हेल्पिंग टेररिस्ट सर्वाइव एंड हाइड। नॉन काइनेटिक स्ट्रैटेजीज आर क्रूशियल। ठीक है, काइनेटिक में हम अच्छा रहे ठीक है, बट नॉन काइनेटिक स्ट्रैटेजीज की भी जरूरत है। जो पब्लिक सपोर्ट है वो इस चीज़ पे बिल्ड करी जानी चाहिए, एलियनेट नहीं होनी चाहिए बाय हाउस डिमोलिशंस और मास अरेस्ट। तो बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है कि काइनेटिक मिलिट्री एक्शंस इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ लोकल्स, पीपल मस्ट be the center of the counter terrorism strategy। एक मल्टी डायमेंशनल इंटरनल एक्सटर्नल काइनेटिक नॉन काइनेटिक स्ट्रैटेजी ही एक लॉन्ग लास्टिंग पीस और डिटरेंस को ला पाएगी। तो कंक्लूजन यही है कि रीथिंकिंग काउंटर टेररिज्म। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है वो शो कर रहा है कि हाँ, मिलिट्री ने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन किया, उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रही, पर लेकिन टेररिज्म को डिफीट करने के लिए उसको फिर ये चीज़ को सस्टेनेबल रखने के लिए कि हाँ टेररिज्म ख़त्म हो गया है, उसके लिए हमें इंटरनल इश्यूज पे भी जाना ज़रूरी है। हमें रूट कॉजेज पे फोकस करने की ज़रूरत है जो कश्मीर में हो रहा है, अलॉन्ग साइड द एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ऑल्दो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन केलर करके करा गया कि हाँ, जो इंटरनली
जो भी टेररिस्ट रह रहे थे या जो भी चीज़ें थी उसके रिलेटेड, बट फिर भी जो इंटरनल है कि हम उनका सपोर्ट गैदर करें कि किसी भी हाल में वो दुश्मनों के साथ मिलके ना उनकी हेल्प कर रहे हो। तो काइनेटिक मिलिट्री एक्शंस के साथ पॉलिटिकल जो एंगेजमेंट है उसको विद डिफरेंट कंट्रीज, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट वहाँ पर हो, विन हम लोगों के हार्ट जीते, उनके दिमागों को जीते, मतलब उनके दिमाग में और हार्ट में रहें कि हाँ हम इनके हैं, मतलब उनके पास कोई आइडेंटिटी हो कि वो उनको ऐसा ना लगे कि हम एलियनेटेड हैं, हमारा कोई नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ इसमें हमने फील करी है। तो आज के हमारे बेसिकली यही दो आर्टिकल्स थे। तो फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के रिलेटेड था, एंड सेकंड हमने देख लिया काउंटर टेररिज्म के रिलेटेड। तो मेडिकल ऑक्सीजन में बेसिक ये था कि इनोवेशन अभी से आनी चाहिए, एंड काउंटर टेररिज्म में हमें कैसे अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एक्शंस को बैलेंस करते चलना है, ताकि हम आगे जाके हमें मतलब प्रोएक्टिव सॉल्यूशन लाना है कि जड़ से ख़त्म कर सकें। थैंक यू।